हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल हर बार की तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप का ख्याल रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बेटा, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का 8वां पाठ। हम 7 पाठ पूरे कर चुके हैं और आज मैं लेकर आई हूं पाठ 8वां। नाम तो देखो, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति। लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। शीर्षक का ये मतलब पाठ का शीर्षक पढ़ते ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, क्या होगा इसमें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु पटकथा लेखक, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन काल में किया है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं उनका जीवन परिचय और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को, जिससे हमें भी पता चले कि फणीश्वरनाथ रेणु जी किस तरह से अपने जीवन काल में रचनाएं की, जो कि हिंदी साहित्य में आपका अपूर्व योगदान रहा है। नाम फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म हुआ 4 मार्च 1921। कब हुआ? 4 मार्च 1921। ठीक है, याद रखना। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लेखक है। इनका जन्म, जीवन परिचय जो है, जैसे जन्म की तिथि, मृत्यु की तिथि, रचना है, इनको हमेशा याद रखना। जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1921 और निधन 11 अप्रैल सन 1977। तो 1921 से 1977 तक आपका जीवन काल रहा। जन्म स्थान औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, वर्तमान अररिया, बिहार। पिता शिलानाथ मंडल। शिक्षा प्रारंभिक गढ़बनेली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में। माध्यमिक विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में। भाषा ज्ञान, कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है मैथिली जी को, या हम कहते हैं कि रेणु जी से ये काफी प्रसिद्ध है। रेणु जी उनको कहा जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि बात हो रही है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। भाषा ज्ञान मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, नेपाली आदि लिखा है। बच्चों देखो जरा, आदि लिखा है कि मैथिली में बहुत पारंगत थे। हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, बंगाली और भी कई भाषाओं का ज्ञान फणीश्वरनाथ रेणु जी को रहा। तो कई भाषाओं के ज्ञाता फणीश्वरनाथ रेणु, ऐसा हम कह सकते हैं। विशेष संपर्क। विराटनगर के स्कूली जीवन में वीपी कोइराला से संपर्क जो प्रगाढ़ हो गया था तथा राजनीतिक गतिविधियों का बीज सिद्ध हुआ। राजनीतिक गतिविधियां सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी। फणीश्वरनाथ रेणु आपने जरूर सुना होगा, सन 42 का जो बिहार में हुआ था आंदोलन, जिसमें छोटे छोटे बच्चे तक शहीद हुए थे, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु जी भी शामिल थे। उसके बाद सन 1950 में नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी राजाशाही के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में जीवंत भूमिका। 1972 के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय। देखिए, 1972 के बाद फिर से राजनीति में आ गया। निर्दलीय उम्मीदवार। आपने निर्दलीय का अर्थ जानते हैं बच्चों? निर्दलीय मीन्स निर्विरोध, किसी भी दल से नहीं कि जैसे अभी हम खास कुछ पार्टी इसके नाम ले, जैसे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, अब क्या है आप हुई, और भी कई जैसी पार्टीज हैं। तो वो किसी भी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे। अपना एक खुद का उनका एक पहचान थी कि भाई मैं हूं, मुझे किसको वोट देना है या मुझे कौन चुनना चाहता है। तो उनको बहुत अच्छे से जनता ने पसंद किया, क्योंकि जनता के मसीहा के रूप में भी वे सामने आए। ठीक है। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री उपाधि का त्याग। लोग तो पद्मश्री या कोई भी पुरस्कार हो लेने के लिए दूसरों को धक्का देकर आगे आने लगते हैं, लेकिन देखिए आप,
यहां पर हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, जिन्होंने सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री उपाधि का भी त्याग कर दिया था। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में कि सत्ताधारी पूंजीपति राजशाही जो होते हैं, तुम हमारे अंडर काम करोगे, हम ऐसा कहेंगे वैसा ही तुम करोगे, तो उन्होंने हम तुम्हें ये देंगे वैसा दे। तो सामान्य जनता, अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, परंतु फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पद्मश्री का त्याग कर दिया और उन्होंने किसी की भी मानसिक रूप से तक दास्ता स्वीकार नहीं की। इससे हमें यह भी समझ में आ रहा है कि हमें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। यदि जरा सा भी हमने किसी से कुछ ले लिया ना, तो उसके सामने हम कभी सिर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर होते हैं, तो सामने कोई भी खड़ा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हम अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। कब? जबकि हम किसी के मतलब उसमें पैसे में या उपहारों में दबे नहीं रहे। ठीक है। वृत्ति सन 1948-50 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी की। काम करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये हमारे माता पिता भी कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी ये मत सोचो कि अरे मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, या फिर किसी को, जैसे कोई छोटे तबके के हैं, 4th ग्रेड जिसको कहते हैं, उसके कोई वर्कर्स हैं, तो हम उनको उपेक्षित समझें। कदापि नहीं बेटा। किसी को पदवी देखकर सम्मान मत देना कि कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है तो हम उसके सामने जी हजूरी करने लगे, और कोई यदि 4th ग्रेड अधिकारी 4th ग्रेड एम्प्लॉय है तो हमने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसकी अवहेलना कर रहे हैं। हम अपने से बड़ों का सदा सम्मान करेंगे, ये आपको निश्चय करना होगा, प्रॉमिस करना होगा मुझसे। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाएं, और अवश्य पहुंचेंगे। हमारी शुभकामनाएं, आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपकी जो कर्म के प्रति लगन है वो आपको सफलता तक जरूर ले जाएगी। लेकिन सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर ये भूल ना जाना कि तुम अपने से बड़ों की कोई इज्जत ही ना करो। बड़ों की इज्जत जो करते हैं, बड़ों का सम्मान जो करते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है, ध्यान रखना। अब देखते हैं कि उन्होंने पुस्तकपाल की नौकरी की। इस दौरान वहां की सभी पुस्तकें पढ़ गए थे। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिनों की नौकरी, गांव पर कृषि कार्य की देखभाल और स्वतंत्र लेखन। अब गांव में खेती थी, खेती किसानी थी, तो उन्होंने अपनी जो कार्य था उसमें किया, उन्होंने कृषि कार्य की देखभाल की और स्वतंत्र लेखन भी किया। प्रमुख कृतियां, मैला आंचल सबसे प्रथम और सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है। जब कभी भी रेणु जी का नाम आता है, मैला आंचल उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है बेटा, उनकी बहुत बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, इसलिए सबसे पहला लिखा है मैला आंचल। परती परकथा, कितने चौराहे, इनके नाम याद रखिए। मैला आंचल, परती परकथा, ये बहुत प्रसिद्ध है। मैला आंचल, परती परकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, उपन्यास। ठीक है, ये सब। ठुमरी ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियां, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये कहानी संग्रह। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, संस्मरण और रिपोर्टाज। संस्मरण आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं, फिर मैं आपको रिपोर्टाज भी बताऊंगी कि संस्मरण क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है। संस्मरण में विगत स्मृतियों के आधार पर रचना की जाती है। जैसे मान लीजिए जाबिर हुसैन हिंदी के लेखक रहे हैं, उन्होंने सालिम अली पर संस्मरण लिखा कि उनके साथ याद है। या फिर हम कहें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के पर संस्मरण लिखा। तो जब किसी की याद में, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ यदि हमने कुछ पल बिताए हों,
ठीक है। तो उन जैसे शिव पूजन सहाय जी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर रचना की है दीनबंधु निराला, वो भी संस्मरण है। जब किसी की मतलब यादों के सहारे या संस्मरण बनता है स्मृतियों से, और स्मृतियों की विश्वसनीयता संस्मरण को महत्वपूर्ण बनाती है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मतलब पूरी तरह से पुख्ता, जो लिखा है वो एकदम सटीक, कल्पना का कोई स्थान नहीं होता रिपोर्टाज में। जैसे रिपोर्ट हम लिखते हैं अंग्रेजी में, वैसे ही हिंदी में रिपोर्टाज होता है, जिसमें सटीक तरीके से पूरी तरह से पुख्ता बातें की जाती हैं। रेणु रचनावली 5 खंडों में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित। महिला आंचल और तीसरी कसम पर फिल्में बनी जो काफी लोकप्रिय हुई। ठीक है, अब चलते हैं हम पाठ की तरफ। क्या है? उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति। सच में इस पाठ का शीर्षक सुनकर या इस पाठ का शीर्षक देखकर पढ़कर मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। उत्तरी स्वप्न परी, अब स्वप्न परी, वाओ, क्या होगी वो? हरि क्रांति। हरि क्रांति क्या? हरित क्रांति तो हमने पढ़ा है, अब हरि क्रांति कौन सी क्रांति है? आओ देखते हैं। कोसी, कोसी जानते हैं आप? नदी। यस, कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूं। आप फणीश्वर नाथ रेणु जी यहां पर कोसी नदी के बारे में या और भी कुछ जो बातें हमारे साथ साझा कर रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि लेखक ने इस पाठ में अपनी आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। क्योंकि यहां पर मैं मतलब आत्मकथात्मक। ठीक है, कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूं, बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। कि जब भी कोसी नदी या उसके किसी अंचल के संबंध में लिखने बैठता हूं तो बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है, हाँ, पर्सनल हो जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं, माई भी है, मैया भी है। जैसे हम मां का सम्मान करते हैं, वैसे ही कोसी नदी भी हमारे लिए माई है, ऐसा कहा है लेखक ने। पुण्य सलिला, छिन्नमस्ता, भीमा, भयानका, भी प्रभावती कोसी मैया। अब ये जो नाम दिए हैं वो कोसी मैया के लिए दिए हैं। पुण्य सलिला, छिन्नमस्ता, भीमा, भयानका, भी प्रभामती कोसी मैया, ये सब लिखा है, इनको याद रखिएगा। अब देखो, हम कोसी के उस अंचल के वासी हैं। वासी मतलब रहने वाले, निवासी। तो हम कोसी के उस अंचल, उस क्षेत्र या उस जगह के रहने वाले हैं जिससे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी। रेणु जी बताना चाहते हैं कि हम वहां रहते हैं जहां 300-400 वर्ष पहले कोसी नदी बहा करती थी। इसका क्या तात्पर्य हुआ? कि अब वहां कोसी नदी नहीं बह रही है। समझ में आया? और यह तो सर्वविदित है कि कोसी जिधर से गुजरती धरती बांझ हो जाती। अच्छा, ओ बेटा सुनो जरा, कोसी नदी के बारे में ये जो आप सुनने जा रहे हैं, यूं तो नदियां जमीनों को सिंचित करती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, लहलहाती फसल उसमें उगती है। लेकिन कोसी नदी के बारे में आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। लेखक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जहां से भी कोसी नदी बहती है धरती बांझ हो जाती है। बांझ का मतलब यहां पर धरती बंजर हो जाती है। बंजर मतलब जिस पर फसल नहीं उग सकती। जैसे किसी स्त्री, कोई स्त्री यदि निसंतान होती है तो उसको बांझ कहा जाता है, उसी प्रकार से लेखक ने यहां धरती को बांझ की संज्ञा दी है। मतलब बंजर, बंजर भूमि में कुछ भी नहीं उग सकता। तो जहां से कोसी नदी गुजरती है वहां की धरती बांझ हो जाती है। यह सर्वविदित है, सब जानते हैं। संभवतः इसीलिए कोसी को शोक नदी भी कहा जाता है। देखते हैं, सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफेद बालूचरों में बदल जाती है।
जहां जहां से कोसी नदी गुजरती है वहां की जो काली मिट्टी है वो रेत, बालू मतलब रेत, वो मिट्टी रेत में बदल जाती है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, इतना डिटेल से या विस्तारित रूप से तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन आज इसके माध्यम से, जैसे अभी मैंने पहले देखा इसको, थोड़ा सा सार देखा इसका, तो सच में ये समझ में आया कि तभी कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफेद बालूचर मतलब रेत के कणों में बदल जाती है। लाखों एकड़ बंध्या धरती उत्तर नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली परती के नक्शे को 2 असम भागों में बांटती हुई। कोसी नदी का जिक्र, कोसी नदी अक्सर नदी छलछलाती, छलकती, खेतों को सींचती, मैया, जननी, हिमालय की बेटी, है ना, इस तरह से हमने सुना है। लेकिन कोसी नदी का जो रूप, स्वरूप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एकदम चकित करने वाला है। इस परती के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूं। परती मतलब बंजर टाइप, दूर तक फैली साकार उदासी, जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती, वरना 12 महीने दिन रात, सुबह शाम धूसर और वीरान। क्या कहा है लेखक ने कि जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती है यहां, वरना 12 महीने दिन रात, सुबह शाम धूसर और वीरान। सब तरफ ऐसा लगता है कि यहां जैसे वीरान हो, रेगिस्तान, रेतीला। क्या है ये? और इस मरी हुई मिट्टी पर बसे हुए इंसान कैसे रहते होंगे? क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कैसे जीवन जीते होंगे, क्या करते होंगे, उनका गुजारा कैसे चलता होगा, ये सब बातें देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या है। मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर। अब देखो वहां के इंसानों की स्थिति, वहां जो रह रहे हैं उन पर क्या बीत रही है। मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर, रक्त मांसहीन। मांसहीन समझ रहे हो? यदि हमारी शरीर पर या बॉडी पर मांस ना रहे तो हम कैसे दिखेंगे? हड्डियों के ढांचे की तरह, अस्थि पंजर, कैसा लगेगा? तो वही स्थिति होती है वहां रहने वालों की। रक्त मांसहीन, चलते फिरते, देखो जरा, चलते फिरते नर कंकालों के समूह। नर कंकाल, चलते फिरते, जैसे चलते फिरते नर कंकाल हों। स्केलेटन, जिसको अस्थि पंजर, हड्डियों का ढांचा, सबकी स्थिति ऐसी कि नर कंकाल, जैसे मरने के बाद कंकाल दिखता है ना, लेकिन ऐसा लगता है जीवित कंकाल घूम रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि कैसे जीवन जीते होंगे वे, जिनकी जिंदगी में ना कहीं रस, और रस मतलब आनंद, और ना कोई रंग। बेरंग सी दुनिया, रसहीन सी दुनिया। कैसे जीते होंगे वे बेरंग, रसहीन, जिसमें ना कोई रंग हो, ना कोई रस हो, बस जीना है, इसलिए जान है ना, इसलिए जीना पड़ रहा है। रोने और कराहने के सिवा कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ रोना और कराहना, दुख, संताप, सिर्फ यही जीवन। हे प्रभु, ऐसा जीवन भी लोग जीते हैं। रूह कांप रही है पढ़ते हुए भी। रोने और कराहने के सिवा कुछ नहीं जानते,
ना हंसना, ना मुस्कुराना, जिनके चेहरों पर हमेशा आतंक की रेखाएं छाई रहती हैं, दहशत, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, हमेशा। और आंखों में दुनिया भर की उदासी। ऐसी आंखों में रंगीन और सुनहरे सपने कैसे पल सकते हैं? जहां आंखों में उदासी हो, जहां शरीर स्वयं बिना मांस के हो, जीवन रसहीन हो, रंगहीन हो, तो वहां सुनहरे सपने कैसे पल सकते हैं? चारों तरफ बंजर परती भूमि दिखाई दे तो वहां कैसे खुशहाली छा सकती है, कैसे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है? ऐसी आंखों में रंगीन और सुनहरे सपने कैसे पल सकते हैं? नहीं पल सकते। लेखक यही कहना चाहते हैं। बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे 1 दर्जन साथी, दर्जन तो समझते हो ना बेटा, दर्जन मतलब 12, ठीक है? तो बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे 1 दर्जन साथी हम जोली हमसे बिछुड़ जाते हैं। हर साल लगभग 1 दर्जन साथी हमसे बिछुड़ जाते हमेशा के लिए। कैसे ढोएंगे वो अपना जीवन? ना रंग, ना रस, ना कुछ नहीं है। हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ खेलने वाले और हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाते। और हर ऐसे मौके पर हमें यह एहसास होता शायद अगले साल हम भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, यदि मौसम, माहौल ऐसा है, परिस्थिति इतनी भयावह है, तो दहशत में तो जीवन जीना ही होगा हर एक को। आज ये चला गया तो कल हमें भी जाना है। इस डर से, इस दहशत से सही से जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं। अगले साल क्या, अगले महीने या दूसरे दिन हम भी जा सकते हैं। ये विचार लेखक के मन में रह रह कर आता कि आज ये गए हैं, कल हमारा हो नंबर, या हम भी चले जाएं। अगले साल क्यों, अगले महीने जा सकते हैं, अगले दिन जा सकते हैं, अगले पल भी जा सकते हैं। अथवा घड़ी भर में घड़ा फूट सकता है, किसी का कुछ नहीं पता। हमने मेले ग्रैंड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था। 1.5 घंटे में ही मृत्यु, विदिन 1.5 आवर। सिर्फ 1.5 घंटे में मलेरिया हुआ, छटपट सब कुछ खत्म। किंतु विधाता की दृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में भी नन्ही आशा का टिमटिमाता दीप लेकर आगे बढ़ता रहा है, अंधकार से लड़ता रहा है। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। आज ही नहीं, 20-25 साल पहले से ही, 20-25 साल पहले से ही ये सब, कि मैंने शुरू से ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। जब भी कोसी की घटना, कोसी के बारे में या वहां के रहन सहन, व्यक्ति या वहां के जनजीवन की जब भी बात चलती है तो वो व्यक्तिगत हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेखक ने भी वो भोगा है, सहा है। आज ही नहीं, 20-25 साल पहले से ही। याद है 20-22 साल पहले डायन कोसी, देखो जरा, नदी के लिए डायन कोसी। 20-22 साल पूर्व या 20-22 साल पहले डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था। डायन कोसी कि नदी को कभी डायन कल्पना में भी नहीं कह सकते, क्योंकि नदियां सिंचित करती हैं, प्यास बुझाती हैं, लेकिन कोसी नदी के बारे में सब कुछ एकदम विपरीत, एकदम उल्टा। डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था, जिसका अंत आशा भरे इन शब्दों में हुआ था: परती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैले जाएंगे।
किसी भी कहानी का समापन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जैसे कुछ कहते हैं ना कि भाई हमारे पास दो खबरें हैं। अच्छा, आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। मान लो दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर, पहले आप कौन सी सुनना चाहोगे? कौन सी सुनना चाहोगे? एक अच्छी खबर एक बुरी खबर, सबसे पहले कौन सी खबर सुनना चाहोगे? तो अक्सर लोग कहते हैं भाई सबसे पहले बुरी खबर ही सुना दो, बाद में अच्छी सुनेंगे, ताकि हमारा मन सही रहे, अच्छा हो जाए। यदि बाद में पहले हम अच्छी कर लेंगे और बाद में बुरी, तो अच्छी हमारे दिमाग में रह ही नहीं पाएगी। ऐसा मेंटलिटी है। तो जब भी उन्होंने डायन कोसी शीर्षक से एक वो लिखा था, रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था, जिसका अंत आशा भरे इन शब्दों में हुआ था, परती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैले जाएंगे। इस रिपोर्टाज ने मेरे दोस्तों को एक मसाला दिया। वे अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे, क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल गए क्या? जब कभी जैसे ही ये रिपोर्टाज पब्लिश हुआ, तो मेरे जो दोस्त थे, लेखक बता रहे हैं कि उन लोगों ने मुझे चिढ़ाना शुरू किया। क्या चिढ़ाना शुरू किया? वे अक्सर मुझे कहा करते थे, क्यों, आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती में फैल गए क्या? सब कुछ सही है क्या? इस तरह से वे सोच रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सही है? जनाब, आपके सुनहरे सपनों के अंडे कब फूटेंगे? सोने की चिड़िया कब चहचहाएगी? इस तरह से लेखक के इस उपन्यास का मजाक उड़ाया जाता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो आशावादी होते हैं और चारों तरफ यदि निराशा है, फिर भी लोग आशा के साथ जीवन जी रहे हैं, आशावादी मानसिकता का जीवन जी रहे हैं, तो लोग उन पर हंसते हैं। लेकिन वे ये नहीं सोचते कि आशा भरा जीवन सकारात्मकता उत्पन्न करता है। लेकिन जनता या दुनिया की ऐसी ही प्रवृत्ति है। मैं पहले थोड़ा अप्रतिभ हो जाता, थोड़ा सा मैं अजीब सा लगता, मुझे शौक भी जाता, फिर हंसकर दृढ़तापूर्वक जवाब देता, आजादी की पहली सुबह, हो जाएगा सब कुछ। सॉरी। आजादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसका एक प्रमुख पात्र जो मलेरिया और काला जार उन्मूलन में लगा हुआ है, इस इलाके से अपने एक प्रियजन को पत्र लिखता है। क्या लिखता है? यहां की मिट्टी में बिखरे लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों और अधूरे अरमानों को बटोरकर यहां के प्राणियों के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में अरुण तिमुर सुड़कोसी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। ऐसा उनके उपन्यास में लिखा हुआ है। लाखों एकड़ बंध्या धरती, लाखों एकड़। और आपको पता है एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? लगभग, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एक एकड़ में लगभग 43,000, कुछ और भी है, 1000 के बाद हंड्रेड्स भी है, लगभग 43,000 स्क्वायर फीट सिर्फ एक एकड़ में रहते हैं। और यहां बात हो रही है लाखों एकड़ की, लाखों एकड़ बंध्या धरती। कोसी कवलित भरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठेगी, कफन जैसे सफेद। बालू भरे मैदानों में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग जाएंगी। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। सब कुछ जैसे बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा धीरज तो धरो, सब कुछ अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। मोती जैसे सफेद दांतों की दूध या चमक, जो लोग कभी हंसना नहीं जानते हैं, उनके चेहरे पर भी हंसी आएगी। जो लोग नर कंकालों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, ढो रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। और तब मेरे दोस्तों को मजाक के लिए क्या मिल जाता था? हाँ, धानी रंग, जिंदगी की बेल, मकई के खेत और दूधिया चमक कहां है? सब यही कहते हैं। जैसे कई शब्द मिल गए,
समय असमय मेरे इन शब्दों के व्यंग बाण से मुझे ही मर्माहत करने का अवसर वे नहीं खोते। कि कैसे इसको कहें कि तुम जो कह रहे हो ना वो सब सही नहीं है, कल्पना में तीर मत चलाओ, ऐसे धुआंधार, या यूं कहें कि अंधकार में कुछ मत करो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समय असमय मेरे इन शब्दों के व्यंगबाण से मुझे ही मर्माहत करने का अवसर वे नहीं खोते, और मैं हमेशा पूर्ववत हंसकर कभी आशा भरी कोई बहुत बड़ी बात अथवा किसी श्लोक या किसी पद्य की ऐसी ही पंक्ति कह देता। नर होना निराश करो मन को, ऐसे कह देता कि हम नर हैं, कह देते लेखक, नर होना निराश करो मन को, आशावादी रहना है, जीवन में आशा उम्मीद का दामन थामे रखना है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन थामे रखो, आज यदि गम है तो कल खुशी होगी ही। फिर पता चलता है कि कहां खुशी हुई, कितने लोग बेचारे तड़प तड़प कर हमारे सामने ही दम तोड़ चुके हैं, उनके लिए कहां खुशी हुई। उन्होंने तो दुख में ही जन्म लिया, दुख में ही मर गए। फिर ये कैसे कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो सुख अवश्य आता है, ऐसा जैसे निरुत्तर कर देते। फिर भी लेखक या जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, लाख निराशाओं के बाद भी कहते हैं ना कि जहां कहीं जिसमें जीने की इच्छा होती है, हम कहीं देखते हैं जैसे पत्थरों की दीवारें हैं, ठीक है, पूरी तरह से खंडहर बंजर कुछ है, और वहां उन जो दीवारें हैं पत्थरों की, जहां गर्मी खतरनाक तरीके से है, चट्टानें तप रही, वहां भी एक पौधा उन चट्टानों के बीच में हरा भरा है। देखा होगा आपने, कभी देखा है कि नहीं, है ना। कहीं कहीं हमने देखा है कि धूप है इतनी कि हम यदि हमारे जो घर में पौधे लगे हैं छोटे छोटे, हम उनमें एक समय भी यदि पानी ना दें तो वो मुरझा जाते हैं, दूसरे दिन तो सूख ही जाएंगे। लेकिन वो पौधा, ना उसको पानी की जरूरत ना कुछ, फिर भी हरा भरा चट्टानों के बीच में। क्या है ये? तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी होए। चाहे मौसम बैरी हो, बैरी मतलब शत्रु, चाहे कोई भी बैरी हो। इसलिए लेखक बस यही कह देते कि नर होना निराश करो मन को। इसीलिए जब सचमुच एक दिन कोसी योजना का आयोजन होने लगा, मैं अपने को जब्त नहीं रख सका। दूने उत्साह से अपना दूसरा उपन्यास परती परकथा में हाथ लगा दिया। पहला उपन्यास समझ में आया, हमने देखा है रचना में मैला आंचल सबसे पहले लिखा है, दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? परती परकथा। तो दूसरा उपन्यास परती परकथा में हाथ लगा दिया। उपन्यास लिखने के दौरान पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या में लीन देवगणों को बार बार जाकर देख आता। मेरा नया तीर्थ बराह क्षेत्र, जहां आदमी लड़ रहे थे, बड़े बड़े टनेल में पहाड़ काटने वाले पहाड़ी जवानों से बातें करके धन्य हो जाता। अरुण, तिमुर और सुरकोसी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले, सेल्ट की परीक्षा करने वाले विशेषज्ञ को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आता। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौटता कि शायद अब कुछ अच्छा हो जाए, अब कुछ अच्छा हो जाए, अब कोसी का जो जल है उसमें परिवर्तन आ जाए। जैसे हर एक नदी जीवन में खुशहाली लाती है, कहते हैं ना, नदी तो भाई हमारी प्यास बुझाती है, हर एक जीवन की, जीवन को तरोताज़ा रखती हैं, फसलों के लिए सिंचाई करती हैं। तो इस तरह से तो उनके मन में ये आशा भरी किरण जाग जाती। मेरा उपन्यास समाप्त हुआ, फिर प्रकाशित हुआ। तो मैला आंचल सबसे पहला, परती परकथा दूसरा। किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रहा था, अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं बहस का भी विषय मिला। धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि परती जमीन, बंध्या धरती, धरती नहीं धरती की लाश।
क्योंकि जब भी कभी धरती शब्द हम सुनते हैं तो धरती से कैसा लगता है? धरती मतलब हरियाली, धरती मतलब जिसपे जन जीवन, वृक्ष, पौधे सब कुछ अपना जीवन खुशहाली के साथ बिताते हैं। धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती हैं, क्यों ना पूजे इस धरती को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, या अपना पराया कोई नहीं है, सब पर मां उपकार तेरा, मेरे देश की धरती। तो अब यहां पर उनके मित्रजन उनका मजाक उड़ाते, उपहास करते कि धरती या धरती की लाश, बंजर भूमि जिस पर कफन की तरह फैली हुई है बालूचरों की पंक्तियां। बालूचर मतलब सफेद रेत के कण। धरती तो हरी होती है ना, हरियाली छाई रहती है, लेकिन यहां तो सब कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। वो क्या है? वो किसकी तरह है? कफन की तरह है। परती पर कथा का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ, बालूचरों की पंक्तियां। यहां से धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि परती जमीन, बंध्या धरती। और क्या कहा लोगों ने? धरती नहीं, ये तो धरती की। यहीं से परती पर कथा का प्रारंभ हुआ। परती मतलब बंजर। ये जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है आप समझ गए होंगे, है ना बेटा। चलो, और अंत हुआ है इन पंक्तियों से। पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया छा जाती है, वीरान धरती का रंग बदल रहा है, धीरे धीरे हरा, लाल, पीला, बैंगनी। ओहो वाओ। हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें। परती मतलब समझ गए बेटा? परती मतलब बंजर भूमि। परती मतलब होती है बंजर भूमि। परती मतलब बंजर, बंजर मतलब आप समझते ही हैं जिस पर कोई फसल नहीं उग सकती। ठीक। परती पर रंग की लहरें, बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है, अमृत हास्य परती पर अंकित हो रहा है। आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट लेती है। इसके साथ हुआ परती पर कथा का अंत। कितने अच्छे से उस उपन्यास का रेणु जी ने अंत किया है। हरे भरे खेत, परती पर रंग की लहरें आ रही हैं, कुछ हरियाली सी नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य अब धरती, जैसे देखो क्या लिखा है बेटा, आसन्न प्रसवा। प्रसवा किसे कहते हैं? प्रसवा मतलब कोख से होती है जो, प्रेग्नेंट जिसको कहते हैं, कि ऐसा लग रहा है जैसे भूमि अब आराम से करवट ले रही है और अब धरती जो बंजर भूमि थी वो अब उपजाऊ भूमि या धरती होने वाली है। ठीक है। बाद में मुझे भी लगा कि मैंने अतिरिक्त उत्साह में संभवतः बहुत बढ़ चढ़कर बातें कह दी हैं। अब लेखक ने जब देखा कि अरे, उन्हें लगा कि मैंने तो सच में बढ़ चढ़कर बातें कह दी हैं, क्या कभी ऐसा होगा? कोसी नदी जो डायन कोसी या शोक नदी या जहां जहां से गुजरती है पूरी धरती को बंजर बना देती है, क्या ऐसा ही भी वो जो बंजर बनी हुई भूमि कभी उपजाऊ बन पाएगी? लेखक ने थोड़ा विचार किया। मित्रों की बातें मेरे कानों के पास रह रहकर गूंज आती। भाई साहब, कागज पर रंग की लहरें लहराना और अमृत हाथ से अंकित करना बहुत आसान है। तुम सिर्फ लिख रहे हो ना, कागज पर कुछ भी लिख देना बहुत आसान है। परती पर नहीं, धरती पर नहीं, वास्तव में ये सब बातें कोरी कल्पना है। जैसा तुम लिख रहे हो ना वैसा तो कभी हो नहीं सकता।
तो उन मित्रों की बातें भी लेखक के मन में रह रहकर आती। अभी कोसी प्रोजेक्ट का क भी नहीं शुरू हुआ और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। कोसी प्रोजेक्ट चलने वाला है, शुरू होने वाला है। कोसी का क या कोसी के प्रोजेक्ट का क पहला अक्षर भी शुरू नहीं हुआ और तुम उसको हरा भरा देखने लगे। ख्याल में आओ, थोड़ा जीवंत अवस्था में आओ, ख्याली पुलाव ना पकाओ। लेखक के मन में बड़ी असमंजस था। असमंजस सुना है आपने? कंफ्यूजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में असमंजस। ठीक है, असमंजस। असमंजस मतलब जैसे कुछ समझ में ना आए, किंग कर्तव्य मूल भी कहते हैं। अब क्या हुआ? और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। अरे संभलो जरा। ठीक है, सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली सूझती है। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। जैसे अब यहां पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एनसीईआरटी 10th में एक चैप्टर था जिसमें परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण राजकुमार समझ रहे थे। तभी विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लगता है परशुराम जी को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। कहने का तात्पर्य कि सावन के अंधे को हर समय हरा हरा सूझता है। इसका तात्पर्य कि जिसने कभी कोई कठिनाई ना देखी हो, जिसके सामने कभी कोई मुश्किल ना आई हो, उसे कुछ लगते नहीं कि क्या होती है मुश्किल। जाके पांव ना पड़े विवाई, वो का जाने पीड़ पर आई। अब मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा कि मैडम इसका अर्थ क्या? तो मैंने कहा ये भी सही है। तो मैंने कहा बेटा मान लीजिए खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, किसी दुर्घटना में, जैसे सावन मतलब बरसात का दिन, सावन के महीने में झड़ी लगती है ना, बरसात होती है, तो सावन का महीना मतलब चारों तरफ हरियाली। सावन मतलब हरियाली, ठीक है। और किसी दुर्घटनाग्रस्त यदि किसी की आंखें चली जाएं तो वो आजीवन, पूरे जीवन यही सोचेगा कि सब तरफ हरियाली ही है। ना वो ये सोचेगा कि अब भूमि बंजर हो गई है या पेड़ पौधे सूख गए हैं या पतझड़ का मौसम आ गया है, कुछ नहीं, उसको लगेगा सर्वत्र हरा ही हरा है, सब कुछ आसान सा लगना। इसका कहना अर्थ है सब कुछ आसान लगना, हरा ही हरा सूझना मतलब सब कुछ जैसे बहुत आसान लग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डैम बनाने के बावजूद इस परती धरती को सींचकर भी खेती संभव ना हो। ये भी सही सोचा कि ठीक है भाई, डैम बन रहा है और जो बंजर भूमि हो चुकी है, जिसको लेखक ने अभी लिखा था कि ऐसा लगा जैसे सफेद बालू के जो कण है कफन की तरह लग रहा है, जैसे लाश हो धरती की। हो सकता है कि डैम बंधने के बाद भी, सिंचाई करने के बाद भी वो भूमि उपजाऊ ना हो सकता है। क्या रेत कभी मिट्टी में परिवर्तित हो सकती है? उत्तर तो यही आएगा कि नहीं। फिर क्या होगा? तब आपकी करवट लेती इस आसन्न प्रसवा धरती के स्वप्न का क्या होगा? आपके वे सपने मिट्टी में बिखरे ही बिखरे रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा सोच समझकर लिखो, कागज पर पूरी कल्पना ना करो। ये बातें लेखक के मन में रह रह कर आती हैं, किंतु फिर भी इन सारी निराश वाणियों के बावजूद, सब कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो, ऐसा है, ऐसा, दुनिया भर की बातें लेखक ने सुनी, लेकिन फिर भी इन सारी निराश वाणियों के बावजूद अंततः मेरे मन के कोने में प्रतिष्ठित दृढ़ विश्वास का स्वर कवि चंडीदास के स्वर में मुखरित हो जाता। क्या हो जाता? सुन सुन रे मानस भाई, सवारी ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर किछु नाय। कहने का तात्पर्य है सुनो हे मनुष्य भाइयों, सबके ऊपर मनुष्य ही सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तभी तो कहते हैं यदि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। हम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए कभी निराशा को अपने आसपास मत भटकने देना। ठीक है। 3 साल पहले की बात है,
गांव पहुंचकर एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। अब पुनः लेखक हमें 3-4 साल पहले ले जाते हैं अपनी यादों में कि एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। कहां पर जाकर? गांव में जाकर। हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी, कर्मठ समझते हो, जो कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखता हो, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, कर्मठ, कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, रखने वाला, ठीक है, होता है कर्मठ। तो आप सभी को, हम सबको भी होना है कर्मठ, कर्तव्य परायण भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या सुना उन्होंने कि हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया। 10-12 साल पहले की बात है कि इनके गांव का एक बहुत ही अच्छा कर्मठ व्यक्ति, जो कर्म को ही अपनी पूजा मानता था, वो कुछ कमाने के चक्कर में नहीं कहेंगे, कमाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहां गया? पूरब मुल्क बंगाल की ओर। पहले तो वह छठे 6 माहे होली दिवाली में गांव आता भी था। क्या करता था? अब वो बंगाल चला गया तो कभी तीज त्योहार, कभी कोई त्योहार हुए, कुछ उत्सव हुआ तो वो आ भी जाता था गांव। लेकिन पिछले 8 साल से वह गांव नहीं आया, उधर ही बस गया। गांव में 1-1.5 बीघा जमीन थी, उसी को बेचने के लिए वह 8 साल के बाद आया। चूंकि अब वहां उसका रहना, खाना, पीना, पालन पोषण, परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा होगा, इसलिए वो गांव लौटकर नहीं आया। 8 साल बाद जब वो आता है तो उसके पास कुछ बीघा जमीन थी, तो उस जमीन को बेचने के लिए आया। स्टेशन पर उतरकर उसने गांव की पगडंडी पकड़ी। पगडंडी समझते हो बच्चों? पतला सा रास्ता, पतला सा एक सकरा सा रास्ता, उसको पगडंडी कहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निगाह दौड़ाई। निगाह कैसे दौड़ाते हैं? पगडंडी पर जा रहा है, अच्छा वो ऐसे, ठीक है। विशाल परती के उस छोर पर उसका गांव, लेकिन यह क्या, यहां परती कहां है? क्या संकेत मिल रहा है आपको? क्या हो रहा है? कुछ सकारात्मक संकेत मिले क्या? अब जैसे ही वो 8 साल बाद अपने गांव वापस आता है तो वो निगाह दौड़ाता है अपने गांव की तरफ। परती, लेकिन परती कहां है? क्या हुआ? देखो, अब उसे लगा वह रास्ता भूलकर किसी दूसरी ओर चला आया, क्योंकि उसका गांव तो परती था, बंजर भूमि पर। जहां तक नजर जाती है धान के खेत लहलहा रहे हैं। वाह, आहा, मन को मजा आ गया। अब वो क्या सोचता है? लगता है मैं कहीं रास्ता भटक गया, मैं किसी दूसरे गांव की तरफ आ गया। जहां जहां तक उसकी नजर जाती है धान के हरे हरे खेत नजर आते हैं उसको। चकित है, चौंक रहा है वो। चारों ओर हरियाली है, नहर, आहर, पैन, पुलिया और बांध। यह कहां आ गया वह? वो सोच रहा है कि मैं कहां आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे और वहां से भेंट की, जैसे 2 पंक्तियां सुनाती हूं। क्या था वो? धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, है ना? यहीं से है क्या शुरू? देख सुदामा की दीन दशा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल। अरे प्रथम पंक्ति नहीं आ रही यार, लेकिन चलो देखो, ऐसा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक राहो चकुसा वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। धोती फटी सी लटी दुपटी है, रूपाए उपा नहीं को नहीं सामा। ठीक है, तो अब उसकी धोती फटी है, सब कुछ, और कृष्ण के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही कृष्ण जी को पता चलता है कि सुदामा आए हैं, वो नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा से मिलते हैं और गले लगाते हैं। सुदामा को उनकी पत्नी ने भेजा था कि जाओ तुम अपने मित्र के पास, परिवार की स्थिति देखो। सुदामा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वे अपने मित्र के पास जाएं अपनी निर्धनता के कारण और उनसे कुछ मांगे।
लेकिन दीनदयाल दीनानाथ श्री कृष्ण ने जैसे ही उसकी स्थिति देखी तो वो क्या कहते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना बिलख बिलख कर रोए कि तुम अब तक कहाँ थे मित्र, अब विदाई का समय आया। श्री कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं। सुदामा सोच रहा है, मैं कहता था, सोच रहे हैं मन में, मैंने कहा था, पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, देखो मैं जाने लगा, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। और जैसे ही वे अपने गांव लौटते हैं वो देखते हैं कि ये मैं कहां गया, कहां तो टूटी सी छानी हती वह कंचल महल भा रहे हैं। मतलब जहां वो टूटी सी झोपड़ी बनी थी आज वहां सोने के महल बन गए। चकित हो गए सुदामा, कहां तो पांव में पन्हैया ना थी, मतलब पैरों में चप्पल नहीं थी, और कहां अब ऐरावत खड़े हैं उनको लेने के लिए हाथी सवारी। कहां तो टूटी सी खाट भी नसीब नहीं थी सोने के लिए, आज मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं। कहां तो कोदो या चावल तक नहीं होते थे पेट भरने के लिए, आज मेवा मिष्ठान आगे रखे हैं। चकित, पूरी तरह से चकित की नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं दूसरी जगह आ गया। ठीक इसी तरह से ये जो कर्मठ व्यक्ति था 8 साल बाद जब अपने गांव आता है, परती दिखी नहीं। क्या दिखा उसको, धान के खेत लहरा रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, नहर, आहर, पैन, पुलिया, बांध कहां आ गया वह। उसको विश्वास हो गया कि वह नींद में ऊंघता हुआ किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया। उसे लगा मैं किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया, मेरा गांव ये नहीं है। वह स्टेशन लौट आया, फिर से वह स्टेशन लौट गया कि मैं तो ये कहीं दूसरे गांव पे उतर गया, क्योंकि उसे यकीन, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही गांव है। और चिंतित होकर पूछने लगा कि क्या यह है वही स्टेशन है। तो उसका गांव कहां चला गया, किधर चला गया। इसीलिए गांव के लड़कों ने इस आदमी का नया नाम दिया है सुदामा। अरे वाह, जिसकी हमने अभी कथा कही। उसको देखते ही लोग गुनगुनाने लगते हैं, सुदामा मंदिर देख डरियो, सुदामा मंदिर देख डरियो, कि ये क्या हुआ, कहां गई मेरी टूटी झोपड़ी। गांव को हमेशा छोड़कर पूरा मुल्क बंगाल में बस जाने वाले सुदामा जी ने तब जमीन बेचने का इरादा बदल दिया। जब उसे पता चला कि ये तो मेरा ही गांव है, ये तो मेरी ही भूमि है जिस पर इतनी प्यारी धान की खेती लहलहा रही है, धान की फसल। तभी तो शीर्षक क्या है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति। ठीक है, बंगाल में बसे परिवार को उठाकर फिर गांव ले आया। पिछली बार 1.5 बीघा जमीन में 30 मन लरमा रोजो मैक्सिन गेहूं पैदा करने के बाद संकर मकई, और मकई के बाद आई R8 धान। इस अभिनव सुदामा चरित के बाद इस अंचल की प्रगति और परिवर्तन के बारे में और क्या कहा जाए। अब लेखक यही लिखते हैं कि और इससे बड़ी और मैं क्या बताऊं कि क्या परिवर्तन हुआ, कितना अच्छा परिवर्तन हुआ गांव में। जिस धरती पर कभी दूब भी हरी नहीं होती थी, दूब जानते हो ना, छोटी छोटी घास जो हम गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं, जिस धरती पर कभी दूब भी हरी नहीं होती थी वहां धान और गेहूं की बालियां झूमती हैं, नहरों के जाल बिछ गए हैं, परती का चप्पा चप्पा हंस रहा है। सिंचाई, रासायनिक खाद और उन्नत बीज की महिमा से बंध्या धरती अन्नपूर्णा ही नहीं परिपूर्ण हो गई है, जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जिस दिन हमारे खलियान पर गेहूं की पहली फसल कटकर आई, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया कि स्वप्न सा लग रहा है। तभी तो क्या है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति। मैंने बालियों को सिर से छुलाकर मूल मंत्र का जाप किया, फिर अपने दोनों उपन्यासों की निजी प्रतियां निकाल लाया और उनके अंतिम पृष्ठों पर लिख दिया। क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब उनके लिखा है, लाखों एकड़ कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला होठी है, कफन जैसे सफेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी बेले लग गई हैं।
मकई के खेतों में घास गढ़ती औरतें सचमुच बेवजह हंस पड़ती हैं। सारी धरती मानो इंद्रधनुषी हो गई है, सतरंगी हो गई है, रस भर गया है, रंग भर गया है। ऐसा उन्होंने दोनों उपन्यासों के अंत में लिखा, क्योंकि अब ये सत्य था, सच था, कल्पना नहीं थी। ठीक है। दिन फिरे हैं किसानों के, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं, सब मिलाकर एक स्वप्न लोक की सृष्टि साकार हो गई। चारों ओर अमृत हास्य, एक हरी क्रांति अपनी पहली मंजिल पर पहुंचकर सफल हुई। सपने सच भी होते हैं और अपने भी, इसलिए सपने देखना है और बड़े बड़े सपने देखना है, ताकि उनको पूरा करने के लिए हम सब कुछ समर्पित कर दें। कर्मठता, ठीक है, समर्पण, त्याग, लगन, पूरी मेहनत करें। और कैसे सपने सच नहीं होते, जिन्हें विश्वास ना हो वे स्वयं आकर देख जाएं। प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लगा ना। सच में यकीन नहीं होता कि ये सब स्वप्न ही था और जो अब साकार हो गया है। हाँ, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति बहुत ही प्यारी रचना है। आशा करती हूं आपने भी बहुत अच्छे से सुना, समझा। और बेटा, तभी कहते हैं कि आशावादी बनो, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक विचार के साथ अपना जीवन जियो और सकारात्मकता आएगी ही आएगी, सब कुछ सही होगा ही होगा। इसी भरोसे के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।